शेषाद्रीपुर गांव में दो बहनें सीता और उषा रहती थीं। सीता उषा से बहुत प्यार करती थी और उसकी एकमात्र इच्छा उसे अच्छी तरह से पढ़ाना और एक बड़ी नौकरी में अच्छे पद पर देखना था। इसलिए सीता जब भी सोती थी तो सपने में उषा को एक अच्छी नौकरी करते हुए देखा करती थी। पर दूसरी तरफ उषा का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। सीता ने उषा को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हैदराबाद जाने का इंतजाम किया। उषा, तुम्हें खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है और एक अच्छी नौकरी हासिल करनी है। इसके लिए जिस भी चीज की जरूरत हो मैं उसे पूरा करूंगी, उसने उससे कहा। उषा बीच में ही बोल पड़ी, ठीक है दीदी, मैं अच्छे से पढ़ूंगी, आप अपना ख्याल रखना, उसने कहा और एक बस में चढ़ गई। बस में चढ़ने से लेकर बस से नीचे उतरने तक उषा बहुत उदास थी। कॉलेज में दाखिल होने पर उषा ने अपनी बहन की बातों को याद रखा और अच्छी तरह पढ़ाई करने की बहुत तेरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। एक के बाद एक कई सेमेस्टर्स में फेल होने की वजह से उसे 4 की बजाय 8 साल पढ़ना पड़ा। उषा, अभी तुम्हें और कितने दिन पढ़ना होगा? हमारे पड़ोसी का बेटा जो तुम्हारे साथ कॉलेज में गया था, उसने तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और जॉब में भी लग गया, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई? जब सीता ने इस तरह पूछा, दीदी उसने कोई मामूली सा कोर्स किया है और एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। मैं तो बहुत बड़ा कोर्स कर रही हूँ ना, इसलिए इसमें समय लग रहा है। वॉच एंड सी, वो अभी जितना कमा रहा है ना, उसे कहीं ज्यादा कमाऊंगी मैं। जब उसने ऐसे कहा तो सीता को उषा की बातों पर विश्वास हो गया। उस दिन के बाद से जो भी सीता से उषा के बारे में पूछता, वो उन्हें बताती कि वो कुछ बहुत बड़ा कोर्स कर रही है और उसे पूरा होने में समय लगेगा। बहन से बोला झूठ उषा को दुख दे रहा था। एक दिन उषा ने अपने सर्टिफिकेट्स उठाए और इंटरव्यू देने के लिए गई। इंटरव्यूअर ने उषा के मार्क्स देखे तो बोला, तुम तो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने चली आई। बेहतर होगा तुम जाकर खेतों में काम करो, वही काम तुम्हारे लिए सही होगा। उस आदमी ने ऐसी और भी बहुत सी बातें बोली और उसे वहां से भेज दिया। उषा को बुरा लगा और वो अपने घर जाने लगी। जब वो जा रही थी उसे भूख लगी और उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई होटल नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक स्टॉल दिखाई दिया। क्योंकि वो भूखी थी इसलिए उसने स्नैक्स ऑर्डर किए और खा लिए, लेकिन स्नैक्स अच्छे नहीं थे। तब भी बहुत से लोग आकर उस स्टॉल से खाना लेकर खा रहे थे। वजह ये थी कि आसपास और कोई होटल नहीं था। स्थिति को समझकर वो तुरंत अपने कमरे में जाकर पैसे निकालने लगी। दरअसल वो अपना एक होटल शुरू करना चाहती थी। उसने तुरंत अपनी बहन को कॉल लगाया। उषा, ठीक तो है ना? बहुत समय बाद तूने कॉल किया है मुझे, क्या हुआ? दीदी, अभी मेरे पास आपसे ढेर सारी बातें करने का टाइम नहीं है। मुझे जल्दी से 50,000 चाहिए। अगर आप देंगी तो मुझे तुरंत नौकरी मिल सकती है दीदी, प्लीज। उसने 50,000 मांगे तो सीता डर गई, लेकिन क्योंकि उसके जॉब के लिए थे इसलिए उसने तुरंत 50,000 रुपए अपने अकाउंट से उषा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और फिर उसे फोन लगाया। उषा, मैंने तेरे अकाउंट में 50,000 डाल दिए हैं। ठीक है दीदी, उसने कहा और कॉल काट दिया। फिर वो तुरंत बैंक गई, पैसे लिए और एक छोटा सा होटल शुरू किया, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे थे। उषा को समझ नहीं आया कि क्यों नहीं आ रहे। फिर उसे लगा कि जरूर उसके पास कोई खास स्नैक होना चाहिए। उसने ढेर सारी रेसिपीज देखी और एक नए तरह का डोसा तैयार किया। वो डोसा सच में बहुत टेस्टी था। देखते ही देखते उसके बनाए उस यूनिक डोसे की डिमांड बहुत बढ़ गई और उसका बिजनेस आगे बढ़ गया। लेकिन सीता ये सारी बात नहीं जान रही थी और सोच रही थी कि उसकी बहन तो कोई जॉब कर रही है। उषा भी सीता को अपने काम के बारे में बताने से डर रही थी कि वो होटल चला रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसका होटल हैदराबाद में ही सबसे अच्छे होटलों में से एक हो गया। वो वहाँ की जानी मानी बिजनेस वुमेन बन गई। एक दिन तस्वीर अखबार में छपी। सीता को पता चला तो वो उससे मिलने हैदराबाद आई। उषा ने सूट पहन रखा था और एक बड़ी पोजीशन पर थी। अपनी बहन को देखकर वो चुप रह गई। फिर धीरे से उसके पास जाकर बोली, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। मैं सभी परीक्षाओं में फेल होती गई। मैं आपको बताने से डर रही थी, लेकिन ये होटल मेरा है और ये मैंने उन्हीं पैसों से खड़ा किया है जो तुमने दिए थे। सीता ने पूरे होटल को चारों तरफ से देखा और वो बड़ी खुश हुई कि उसकी बहन ने
इतना सब कुछ हासिल किया था। फिर उसने खुश होकर अपनी बहन से कहा, उषा तूने जो कुछ भी किया रे बहुत अच्छा किया है, तू इतनी समझदार है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, उसने कहा और अपनी बहन को गले लगा लिया। शिवपुर में भारती नाम की एक धनी लड़की रहती थी। आसपास के सभी गांवों में भारती का परिवार सबसे धनी परिवार माना जाता था, इसलिए भारती जहां भी जाती थी उसे बड़ा सम्मान दिया जाता था। उसके अंदर एक प्रकार का घमंड पैदा हो गया था। वो सड़कों पर भी इस तरह से निकलती थी जैसे कि सड़क उसी ने बनवाई हो। एक दिन जब वो रास्ते पर जा रही थी तो गलती से एक बुढ़िया का हाथ उसे छू गया। भारती को जबरदस्त गुस्सा आ गया और बोली, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? चिल्लाना तो दरअसल उन लोगों पर चाहिए जो तुम जैसों को सड़क पर इस तरह छोड़ के चले जाते हैं। अयो बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने जानकर तुझे नहीं छुआ, गलती हो गई, गलती से हाथ छू गया मेरा तुझे। अच्छा ऐसा है, तुमने गलती से छू लिया मुझे? भारती ने उस बुढ़िया को बहुत बुरा धक्का दिया। वो बुढ़िया नीचे जाकर गिर पड़ी। वो उसे देखकर हंसने लगी और बोली, अयो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, और हंसने लगी। बहुत से लोग उस बुढ़िया की दुर्दशा देख रहे थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया क्योंकि भारती बहुत अमीर थी। सब लोग सारा दृश्य देख रहे थे। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक लड़की आई। उसका नाम था ज्वाला। वो गरीब थी लेकिन खुददार थी। वो बोली, सुनिए, आपने जो किया वो एकदम गलत है। इस तरह किसी बुजुर्ग को धक्का देना गलत बात है, माफी मांगिए इनसे। उसके ऐसा कहने पर भारती, जो अपने घमंड में चूर थी, उसे गुस्सा आ गया। कौन हो तुम? हद से ज्यादा बात कर रही हो। मैं चाहूं तो इन सभी को यहाँ से दफा कर सकती हूँ और इस रास्ते पर मेरे अलावा कोई नहीं चलेगा। अब माफी मांगो मुझसे, तभी जाने दूंगी तुम्हें यहाँ से, समझ गई? माफी मांगो मुझसे, उसने कहा। भारती के ऐसे सब कहने पर ज्वाला उस पर हंसने लगी और बोली, मैं आपसे माफी मांगू? अच्छा, अगर आप में दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाइए, तब मैं मांग लूंगी माफी। उसने उसे चुनौती दी। दोनों सबके सामने एक दूसरे को ललकारने लगी। भारती ज्वाला के पीछे भागी और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज्वाला तुरंत ही उसकी आंखों से ओझल हो गई। भारती ने उसे हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो वहां से चुपचाप चली गई। तब से ज्वाला भारती के अहंकार को चूर करने की योजना बनाने लगी। भारती जहां भी जाती थी अपनी शान दिखाती थी। उसकी आदत देखकर एक दिन उसकी माँ बोली, भारती, मैं तुम्हें दिन ब दिन देख रही हूँ कि तुम्हारा घमंड बढ़ता जा रहा है। तुम बड़ों का आदर नहीं करती और अगर तुमने अपने तरीके नहीं सुधारे तो मैं कह रही हूँ तुम निश्चित रूप से एक दिन गड्ढे में गिरोगी। वो उसे डांटने लगी, लेकिन भारती ने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी। भारती के पिता उन दोनों की बात को दूर से सुन रहे थे। वो उनके पास आए। अभी वो एक छोटी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, और वो उसे इस तरह क्यों डांट रही हो? उस पर चिल्लाना बंद करो, जाओ अपना काम करो जाकर, उसने कहा। भारती की माँ ये बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई कि इन लोगों को समझाना नामुमकिन है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन भारती कार चला रही थी। तेज स्पीड में अपनी गाड़ी चलाते हुए वो बहुत मजा ले रही थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और उसने एक आदमी को टक्कर मार दी। अब तक तो वो अपनी तेज स्पीड का मजा ले रही थी। जैसे ही वो आदमी उसकी गाड़ी से टकराकर नीचे गिरा तो वो डर गई और कार रोक दी। उस जगह कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उस आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया। लोगों ने भारती को ढूंढकर पकड़ना चाहा, लेकिन वो झाड़ी के पीछे छिप गई थी और बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकलेगी। इसी बीच एक और कार वहां आ गई। कोई गाड़ी से उतरकर भारती के पास आई और, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है, चलो मेरे साथ चलो, उसने कहा। उस लड़की ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन रखा था। डरी हुई भारती उसके साथ चली गई। गाड़ी में बैठने के बाद उस लड़की ने अपना नकाब हटाया तो वो कोई और नहीं बल्कि ज्वाला थी। ओह, तो ये तुम हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतरना है, उसने जोर से कहा। उसके चिल्लाने पर ज्वाला ने तुरंत गाड़ी रोक दी और कहा, ठीक है उतर जाओ, लेकिन पता है ना आदमी को मारा है, उसने सख्त आवाज में कहा। भारती फिर डर गई। दरअसल किसी भी आदमी को कुछ नहीं हुआ था। ये तो ज्वाला की योजना थी, उसे सबक सिखाने के लिए।
लेकिन ये बात तो सिर्फ ज्वाला जानती थी और भारती नहीं। प्लीज मुझे बचा लो, मैं वो तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम चाहती हो, प्लीज मुझे बचा लो। वो उससे विनती करने लगी। ठीक है, तो फिर मुझे अपने घर लेकर चलो और मेरा स्वागत सत्कार करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी कि दरअसल तुमने ही उस आदमी की जान ली है। समझ गई ना? ज्वाला ने भारती को डराया। ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी, चलो मेरे घर चलो। वो गिड़गिड़ाने लगी। फिर भारती ज्वाला को अपने घर लेकर गई और उसके कहे अनुसार उसका स्वागत सत्कार किया। ज्वाला ने उससे जो कुछ भी कहा उसने उसका पालन किया। आज भारती का घमंड चूर चूर हो गया था। अमीर वो थी, लेकिन ज्वाला उसकी बॉस बन बैठी थी।